तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का इमरोज मिल्की आईएएस एकेडमी में। हम लोग मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से प्राचीन इतिहास के अध्ययन को कंटिन्यू किए हुए हैं, शुरू किए हुए हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यह जानने का प्रयास किया कि भूगोल इतिहास की धारा को किस प्रकार से प्रभावित करता है, और इस संदर्भ में हम लोगों ने कुछ प्रश्न उठाए थे ये समझने के लिए कि भूगोल का प्रभाव इतिहास पर किस प्रकार से होता है, और अगर हमें इतिहास को समझना है तो भौगोलिक कारक किस रूप में हमें मदद कर सकते हैं। पिछला लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा तो ये चीजें आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे कि भूगोल इतिहास की पूरे दिशा को ही बदल देता है, पूरी धारा को ही प्रभावित करता है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ प्रश्न उठाए, जैसे मैंने प्रश्न उठाया था कि भारत की पहली नगरीय सभ्यता उत्तर पश्चिम में ही क्यों विकसित होती है। जब हम इस कारण को खोजने का प्रयास करेंगे तो हमें भौगोलिक कारक की तरफ बढ़ना होगा, हमें भूगोल को देखना होगा, और वहीं से इस प्रश्न का जवाब मिलेगा कि हमारा भारत की पहली जो नगरीय सभ्यता रही उत्तर पश्चिम में क्यों रही। दूसरा प्रश्न हम लोगों ने उठाया था कि भारत की जो सभ्यता रही वो पश्चिम से पूर्व की तरफ आगे बढ़े, पूर्व से पश्चिम की तरफ आगे क्यों नहीं बढ़ी। उत्तर पश्चिम में विकसित हुई और वहां से पूर्व दिशा की ओर चलती है, पूर्व और दक्षिण की दिशा की ओर। उत्तर पश्चिम में विकसित हुए वो पश्चिम की दिशा की ओर ही आगे क्यों नहीं बढ़ी। साथ ही हम लोगों ने इस चीज पे भी विचार किया कि भारत का जो अधिकांश हड़प्पाई स्थल रहा वो अर्ध शुष्क क्षेत्र और लवणता वाले भू एरिया में ही क्यों विकसित हुआ, लवणी भूजल क्षेत्र की तरफ ही क्यों पाए गए अधिकांश हड़प्पाई स्थल भारत के। साथ ही आगे चल करके हम लोगों ने यह देखा कि भारत का जो पहला मगध साम्राज्य बना उस मगध साम्राज्य में मध्य गंगा घाटी की भूमिका महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है। आगे चल करके हम लोग देखते हैं इसी क्रम में कि पाटलिपुत्र एक महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र के रूप में डेवलप होता है, तो इसके पीछे भी कारण अगर हमें खोजना होगा तो हमें भौगोलिक प्रभाव की तरफ आगे बढ़ना होगा, भूगोल के प्रभाव को देखना होगा और समझना होगा। साथ ही आगे हम लोगों ने यह भी डिस्कशन किया, मैंने यह भी प्रश्न उठाया था कि जो प्रायद्वीपीय भारत रहा, खासतौर से जो अपना दक्षिण भारत वाला हिस्सा रहा, वो विकास के मामले में बहुत पीछे क्यों रह गया। जहां हम लोग कि यहाँ उत्तर भारत में दो नगरीय क्रांति हो जाती है, वहीं दक्षिण भारत में एक भी नगरीय क्रांति नहीं हो पाती, बहुत बाद में चल करके नगरीय क्रांति होता है। और साथ ही एक प्रश्न यह भी उठा था कि हमारे यहाँ जो विविधता पाई जाती है भारत में, भारतीय संस्कृति में, खान पान, रहन सहन, पहनने ओढ़ने में, ये विविधता कोई मुगलों के आने के बाद नहीं बल्कि ये प्राचीन काल से ही अस्तित्व में है, तो उसके पीछे का क्या कारण है। यानी भारत में जो सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है वो प्राचीन काल से ही पाई जाती है। मुगलों के आने के बाद या मुस्लिम आक्रमणों के बाद ये नहीं कह सकते कि हाँ विविधता बनती, विविधता उससे पहले भी विद्यमान थी। जब मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आते हैं तो कुछ चीजें और उसमें ऐड हो जाती हैं उस विविधता में। खान पान विभिन्न प्रकार के चल रहा था, उसमें एक दो प्रकार के और ऐड हो जाता है, पहनावा ओढ़ावा बाकी चीजें, लेकिन जो सांस्कृतिक विविधता रही भारत में वो अति प्राचीन काल से ही रही। तो इसी क्रम में हम लोगों ने यह जानने का प्रयास किया था कि जो भौगोलिक कारक होते हैं वो इतिहास की धारा को, दिशा को प्रभावित करते हैं। तो अब प्रश्न यह उठता है, तो क्या हमें भौगोलिक नियतिवाद को स्वीकार कर लेना चाहिए। भौगोलिक नीतिवाद का मतलब होता है कि भौगोलिक जो कारक हैं वो फिक्स होते हैं, नियत होते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। एक जैसी भौगोलिक स्थिति जहां कहीं भी है, जिन क्षेत्रों में है, वहां पे एक जैसा इतिहास, एक जैसा रहन सहन, एक जैसा खान पान देखने को मिलेगा। इसी को बोला जाता है भौगोलिक नियतिवाद, यानी भूगोल के प्रभाव को पूरी तरीके से फिक्स मान लेना। तो आप यह स्वाभाविक सा प्रश्न उठाएंगे कि अगर भूगोल का इतिहास पे इतना बड़ा इंपैक्ट है, प्रभाव है, तो क्या हमें भौगोलिक नीतिवाद की जो अवधारणा है उसे आंख बंद करके स्वीकार कर लेना चाहिए या नहीं। तो पहले इस पे विचार करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट आता है भौगोलिक नीतिवाद, भौगोलिक नियतिवाद, नियतिवाद। भौगोलिक नीतिवाद का सीधा सा मतलब कि जो भौगोलिक कारक है किसी भी क्षेत्र में, भौगोलिक कारक है वो नियत है, नियत यानी कि अस्थायी है, चिरस्थायी है, इनमें परिवर्तन नहीं लाया जा सकता, परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। थोड़ा सा समझते चलिए, ये पूछा गया प्रश्न है, इंटरव्यू में भी पूछा गया है और मेंस में भी इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि जब हम कहते हैं
कि इतिहास की धारा को भूगोल प्रभावित करती है, तो क्या हमें इस संदर्भ में भौगोलिक नीतिवाद की अवधारणा को स्वीकार कर लेना चाहिए? तो एक तरफ आप देखते हैं, हम लोगों ने देखा पिछले लेक्चर में कि किस प्रकार से भूगोल इतिहास की धारा को प्रभावित करता है, बड़े इंपैक्ट देता है। और मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल बताया कि भारत की पहली जो सभ्यता रही उत्तर पश्चिम में पनपी। हमारी सभ्यता का विस्तार पश्चिम से पूरब की तरफ होता है, न कि पूरब से पश्चिम की तरफ होता है। अधिकांश हड़प्पाई स्थल मैंने बताया कि उत्तर पश्चिम में उन क्षेत्रों में पाए गए जो अर्धशुष्क था और जहां पे जो जल था वो नमकीन जल था, लवड़ी भूजल क्षेत्रों में पाया गया। आगे चल करके हम लोग देखते हैं कि जो मगध साम्राज्य डेवलप होता है उसमें मध्य गंगा घाटी की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन सभी कारणों के पीछे भूगोल था। और आगे पाटलिपुत्र जब एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित होता है तो उसमें भी भूगोल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, पाटलिपुत्र को एक मजबूत आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए, डेवलप करने के संदर्भ में। फिर वही पाटलिपुत्र का आगे चल करके जो आर्थिक महत्ता रही वो कम होती है और बाद में उज्जैन हो जाता है। इसमें भी भूगोल का एक प्रमुख कारक रहा। प्रायद्वीपीय भारत इतिहास में पीछे रहा, बहुत पीछे रहा उत्तर भारत से, इसमें भी भूगोल का एक प्रमुख कारण रहा। और भारत में प्राचीन काल से ही जो सांस्कृतिक विविधता पाई गई उसमें भी भूगोल का एक महत्वपूर्ण कारण रहा। तो उसी संदर्भ में यह प्रश्न है कि क्या भौगोलिक नीतिवाद को हम स्वीकार कर लें? भौगोलिक नीतिवाद का मतलब कि जो भूगोल का प्रभाव है वो फिक्स है, नियत है, उसे बदला नहीं जा सकता। सीधा सा मतलब उसमें परिवर्तन नहीं ला जा सकता। तो अब सवाल उठता है, क्या हम इसे स्वीकार कर सकते हैं? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? सोचिए कि भौगोलिक नीतिवाद की अवधारणा को स्वीकार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। चलिए मैं बताता हूं। जब हम भौगोलिक नीतिवाद की बात करते हैं तो कहा जाता है कि भौगोलिक नीतिवाद की अवधारणा को एक सीमा तक स्वीकार कर सकते हैं, प्रभावित करता है। और मैंने बताया कई सारे एग्जाम्पल्स अभी मैंने दिए आप लोगों को कि भौगोलिक नीतिवाद को स्पष्ट तो करता ही है। भारत की पहली जो नगरीय सभ्यता रही उत्तर पश्चिम में डेवलप हुई थी, जो फिक्स है कि भूगोल ने प्रभावित किया यहाँ। लेकिन यह कहना कि भौगोलिक नीतिवाद को हम चिरस्थायी मान लें तो इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि भूगोल के प्रभाव को भी बदला जा सकता है और उस बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तकनीक। तकनीक की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो भूगोल के प्रभाव को भी बदल सकता है। और यह तकनीक लाने का सीधा सा मतलब है कि ऐसे प्रभाव भूगोल के जहां नकारात्मक प्रभाव है, हम तकनीक के माध्यम से उसे सकारात्मक में बदल सकते हैं, सकारात्मक में बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए जहां पे बहुत बारिश हो रही है, खूब बारिश हो रही है, तो वहां पे घने घने जंगल होंगे, घने जंगल होंगे, यहां पे जाना मुश्किल हो जाएगा, यहां पे रोड, ट्रांसपोर्ट, कृषि सब कुछ मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जंगल बहुत घने हैं, बारिश हो रही है, कीड़े मकोड़े जानवर हजारों टाइप के पाए जाएंगे यहां पे। तो ये वन्य जीव के लिए तो सही हो सकता है, लेकिन हम बोले कि इसे कृषि योग्य बना दे, यहां पे रोड बना दें, बिल्डिंग्स बना दे, तो वो मुश्किल है। लेकिन इस मुश्किल को भी हल किया जा सकता है किसके माध्यम से? तकनीक के माध्यम से। तकनीक क्या आई? तकनीक हमारे पास आया लोहा, फिर लोहे से हमने बनाए बड़े बड़े मशीन, और इन मशीनों के माध्यम से हमने इन जंगलों को काट दिया, जंगलों की सफाई कर दी। और सफाई करने के बाद हमने इन जंगलों को कृषि योग्य बना दिया। उनके जो जड़ें थी पेड़ों के जड़ों को हमने लोहे के माध्यम से उखाड़ दिया, कृषि योग्य भूमि हमने तैयार कर दिया। जमीन जब समतल हुआ तो हमने वहां पर रोड बना दिए, ट्रांसपोर्टेशन का साधन हो गया, वहां पे मकान बनने लगा, यानी एक प्रकार से पूरी बस्ती बन गई। और ये संभव कब हुआ? तकनीक के माध्यम से संभव हुआ। प्रभाव क्या था जंगलों का? भौगोलिक प्रभाव था। यही वजह है हम देखते हैं कि जब हम बात करते हैं भौगोलिक प्रभाव को लेकर के, तो एक ही रेखा पर, मान लीजिए कर्क रेखा है, आप जानते हैं ना, इतना तो समझते होंगे भूगोल को। कर्क रेखा कहते हैं कि विश्व में कर्क रेखा जहां भी है, जिन जिन देशों में है कर्क रेखा, यहां की समान भौगोलिक दशाएं पाई जाती हैं, समान भौगोलिक दशाएं पाई जाती हैं, भौगोलिक दशाएं होती हैं। जब ग्लोब में देखेंगे ना, रुकिए मैं एक मिनट, मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा समझ पाएंगे आप। भूगोल अगर आपने मेरा क्लास लिया होगा तो इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, यहां भी आप समझ जाएंगे। देखिए ये ग्लोब है, ग्लोब में आपको पता है कि भूमध्य रेखा होता है, कर्क रेखा होता है और मकर रेखा होता है। आप जानते हैं कि ये जो रेखा है ना, इन रेखा पे कई सारे देश होते हैं पूरे विश्व में। एक रेखा पे कई सारे देश होते हैं, दूरी अलग अलग होती है। तीन रेखाएं बेसिक होती है, मुख्य रेखा होती है, भूमध्य रेखा होता है,
कर्क रेखा होता है, उसके बाद मकर रेखा होता है। कर्क और मकर रेखा, 23.5 डिग्री उत्तर कर्क, 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा, और बीच में जो 0 डिग्री होती है उसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। कहते हैं ये जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं पे स्थित जो भी देश हैं, हर जगह की कंडीशन परिस्थितियां समान होती, भौगोलिक प्रभाव सेम होता है। कर्क रेखा पर यदि भारत स्थित है तो यहाँ पे जो भौगोलिक स्थितियां पाई जाएंगी, इसी कर्क रेखा पर स्थित अफ्रीका का कोई देश है तो वहां पे भौगोलिक स्थिति सेम पाई जाएंगी, इसी कर्क रेखा पर स्थित अमेरिका का कोई देश है तो वहां पर भी सेम भौगोलिक स्थितियां पाई जाएंगी। लेकिन हम देखते हैं कि सेम भौगोलिक स्थितियां पाए जाने के बाद भी इन देशों के आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक संरचना वगैरह अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है। भौगोलिक स्थिति सेम, लेकिन इनका आर्थिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास देखेंगे अलग है। खूब कहीं विकास हुआ है, कहीं पे विकास नहीं हुआ है। यहाँ की जो सामाजिक संरचना है, यहाँ का जो इतिहास है वो डिफरेंस है, अलग है, सेम इतिहास नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि भौगोलिक कारक समान होते हुए भी सभी देशों का समान इतिहास हो तो ये स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि तकनीक के माध्यम से उस चीज को परिवर्तित किया जा सकता है, बदला जा सकता है। तो बोलते हैं कि भौगोलिक नीतिवाद की अवधारणा को पूरी तरीके से हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तकनीक की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो समान भौगोलिक परिस्थितियां वाले विभिन्न क्षेत्रों में तकनीक के माध्यम से अलग अलग विकास के चरण में पहुंच जाती हैं। क्लियर है? यहाँ पे समझ पा रहे हैं आप? इसको समझिए थोड़ा सा, एक बार फिर मैं समझाता हूं। देखिए, ये कर्क रेखा है। यहां मान लेते हैं कि भारत का एक हिस्सा पड़ रहा है कर्क रेखा में। यहाँ की स्थिति आप देखेंगे, जलवायु वगैरह अलग होता है। फिर इसी कर्क रेखा में जब हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ अफ्रीका के देश पड़ेंगे, इस साइड में अफ्रीका के कुछ कंट्री पड़ेंगे, कुछ अफ्रीकी देश पड़ेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो उत्तरी अमेरिका वाला हिस्सा, जैसे कनाडा और मैक्सिको वाला जो हिस्सा है, वहां पे ये वाला हिस्सा पड़ता है। ये पूरा कर्क रेखा है। यहां पे 3 देशों का मैंने एग्जांपल दिया, इंडिया, अफ्रीका और अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, सॉरी ऐसे कर लीजिए, अमेरिका यूएसए नहीं बल्कि उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसका हिस्सा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। दूरी देख रहे हैं, अलग अलग हजारों मील की दूरी है यहां पे, लेकिन कर्क रेखा एक समान गुजरी है। तीनों जगह की हम बोल सकते हैं कि जो भौगोलिक परिस्थिति है वो सेम है, भौगोलिक परिस्थिति सेम है। भौगोलिक परिस्थिति का मतलब क्या होता है कि यहाँ की मिट्टी, वर्षा, जलवायु सब एक जैसा है। कर्क रेखा पे स्थित दुनिया में जितनी भी देश है वहां पे एक जैसी मिट्टी, एक जैसी वर्षा, एक जैसा जलवायु पाया जाएगा। और इसी बेस पे कहा जाता है कि जब सब कुछ एक जैसा है तो इसका मतलब यहाँ का जो इतिहास है वो भी एक जैसा होगा, यहाँ का जो विकास है वो भी एक जैसा होगा, यहाँ का जो समाज है वो भी एक जैसा होगा, यहाँ की जो राजनीति है वो भी एक जैसा होगा, और यहाँ की जो संस्कृति है वो भी एक जैसा होगा। भौगोलिक नीतिवाद इसी बात को पुष्ट करता है कि एक जैसी भौगोलिक दशाओं वाले देश दुनिया के जिस भी हिस्से में हो, वहां का इतिहास, भूगोल, राजनीति, संस्कृति सब एक समान होगी। तो आपको पता है कि ये नहीं है, ऐसा नहीं, एक समान तो नहीं है। तो एक चीज तो आप सीधे सीधे खारिज कर देंगे कि भौगोलिक नीतिवाद की अवधारणा को हम पूरी तरीके से स्वीकार नहीं कर सकते। अब सवाल उठता है कि स्वीकार नहीं करेंगे तो इसके पीछे आपके कारण क्या है? तो उसके पीछे कारण ये है कि जब हम पाते हैं, दुनिया के विभिन्न देशों का अध्ययन करते हैं, तो हम देखते हैं कि एक जैसी भौगोलिक दशाओं में होने के बावजूद भी विभिन्न देशों का इतिहास अलग है, विकास अलग है, समाज अलग है, राजनीति अलग है, उनकी संस्कृति अलग है। संस्कृति इन द सेंस खान पान, पहनावा, दर्शन, धर्म वगैरह अलग है। वहां की सोसाइटी अलग है, उनकी थिंकिंग अलग है, राजनीतिक स्ट्रक्चर अलग है, उनका इतिहास अलग है। तो उसके पीछे जो प्रमुख कारण ये रहा कि समान भौगोलिक दशा होने के बाद भी कुछ देशों ने तकनीक के माध्यम से इसको चेंज कर दिया, बदल दिया और विकास को बढ़ा दिया। विकास अलग हो गया, यहाँ का इतिहास अलग हो गया। यहाँ पे जहां नगरीय संस्कृति है कहीं इसी भौगोलिक क्षेत्र में, तो कहीं पे ग्रामीण संस्कृति है, कहीं पे जनजातीय संस्कृति है। तो जो नगरीय संस्कृति, उन्हें तकनीक का प्रयोग किया, जनजातीय और ग्रामीण अवस्था से निकल करके नगर में पहुंच गए, और जहां पे तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया वो अभी भी जनजातीय और ग्रामीण अवस्था में रह गए। तो भौगोलिक नियतिवाद की अवधारणा को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। क्लियर है? यहां पे लिखवा दूं, इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, क्या भौगोलिक नीतिवाद की अवधारणा को स्वीकार किया जा सकता है?
क्या भौगोलिक नियतिवाद की अवधारणा को स्वीकार किया जा सकता है? स्वीकार किया जा सकता है? प्रश्नवाचक चिन्ह मार दीजिए। लिखिए कि आज भौगोलिक नीतिवाद की अवधारणा को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि विभिन्न देशों का अध्ययन करने के पश्चात हम यह पाते हैं कि समान भौगोलिक दशा ब्रैकेट में लिख लीजिएगा भौगोलिक दशा के क्या, वर्षा है ना, मिट्टी, जलवायु इत्यादि भौगोलिक दशा में यही आता है। समान भौगोलिक दशा, हम यह पाते हैं कि समान भौगोलिक दशा वाले विभिन्न देशों का इतिहास, राजनीति, संस्कृति इत्यादि भिन्न भिन्न होता है। क्लियर? भिन्न भिन्न होता है। अतः भौगोलिक नीतिवाद तकनीक द्वारा सीमित हो जाती है। क्योंकि तकनीक के माध्यम से इस अवधारणा को खंडित किया जा सकता है। क्लियर है? यहां पे समझ पा रहे हैं आप लोग भौगोलिक नीतिवाद? स्पष्ट? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक नीतिवाद के बाद इतिहास के काल का विभाजन किया गया थॉमसन के द्वारा। आप नाम सुने होंगे। कोपेनहेगन संग्रहालय में कुछ रखी सामग्रियों के आधार पर इतिहास के विभिन्न संस्कृतियों का विभाजन कर दिया गया थॉमसन के द्वारा। और 3 थॉमसन ने, नाम याद रखिए। कहां के संग्रहालय? कोपेनहेगन संग्रहालय के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। एक भाग बांटा गया प्रस्तर युग समझ रहे हैं ना, जिसे बोलते हैं हम लोग पाषाण युग, पत्थर। दूसरा बांटा गया ताम्र युग और तीसरा बांटा गया लौह युग। और लौह युग की शुरुआत जो मानी जाती है वो मानी जाती है वैदिक काल से, खासतौर से उत्तर वैदिक काल से। ध्यान रखिए। आपको लगता है एक युग और है जिसे बोलते हैं हम लोग कांस्य युग। नाम सुने होंगे इतिहास में, मैं आगे डिस्कशन करूंगा। बहुत ही कंफ्यूजिंग वाली ये सारी पॉइंट्स है, तांबे और कांसे को लेकर के, लोहे को लेकर के, क्योंकि इतिहास में हजारों वर्षों पीछे जाकर के इसका शोध करना होता है। इसलिए इतिहास में बहुत सारी चीजें अभी भी शोध का विषय बना हुआ है। जो कांस्य युग की जब हम बात करते हैं तो ये चीज ध्यान रखिए कि कांस्य युग कोई पृथक युग नहीं है, बल्कि इसी ताम्र युग का एक भाग है कांस्य युग। ताम्र का मतलब होता है कि सबसे पहले मानव ने जिस धातु का उपयोग किया वह धातु था तांबा। तो तांबे के प्रयोग से जब उन्होंने अपने बर्तन और उपकरण वगैरह बनाए तो उस युग को बोल दिया गया ताम्र युग बोल दिया गया। लेकिन आगे चल करके जब तांबे में
तांबे में टिन मिलाया गया, तांबा प्लस टिन, तो ये बन गया कांसा। और ये जो कांसा था ये तांबे से मजबूत था। तो कांसा बनने के लिए हमारे पास टिन की उपलब्धता होनी चाहिए। तो कांस्य युग इसी ताम्र युग का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, ये अलग कोई युग नहीं है। क्योंकि यह जो कांस्य युग रहा ये बहुत समय तक नहीं चल पाया, क्योंकि कांसा बनाने के लिए टिन आवश्यक धातु थी। और बाद में हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद हम पाते हैं कि टिन की उपलब्धता कम हो गई। जब टिन की उपलब्धता कम होती है तो फिर से व्यक्ति पहुंच जाता है कहां पे, ताम्र युग में, फिर से तांबे का उपकरण शुरू हो जाता है। फिर बाद में चल करके हम देखते हैं कि लोहे का जब पता चलता है तो यहां से शुरू होता है, लौह युग की शुरुआत होती है। तो बहुत सारे लोग कांस्य युग को एक अलग युग के रूप में विभाजित करके पढ़ाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इतिहास की किसी भी धारा में यदि कांस्य युग अलग रहा हो तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ये कांस्य युग कोई अलग युग था ही नहीं, ये ताम्र युग का ही एक पार्ट था। क्योंकि कांसा तभी आएगा जब तांबा रहेगा, और तांबे के साथ मिलाया जाता है टिन, मिलाया जाता है। टिन एक अतिरिक्त धातु है, कांसा कोई एक स्वतंत्र धातु नहीं है कि कांसा मिल गया। कांसा तभी बनेगा जब तांबे और टिन का मिक्सअप होगा तो वो बनेगा कांसा। इसलिए यह ताम्र युग का ही एक हिस्सा है कांस्य युग, क्योंकि कांस तांबा के अस्तित्व के बिना बन ही नहीं सकता। और मैंने बताया कि यह कांस्य युग बहुत लंबे समय तक नहीं चला। एक समय ऐसा हुआ कि जब टिन की उपलब्धता कम हो गई, जब टिन की उपलब्धता कम हो गई तो व्यक्ति ने खुद तांबे की तरफ अपना ध्यान आकर्षित किया और फिर तांबे का प्रयोग शुरू होने लगा। और तांबे का प्रयोग तब तक चलता रहा जब तक कि लोहा पता नहीं चल जाता। तो कांस्य युग बीच में आता है कुछ कालखंड के लिए। जब हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो बेसिकली ये हड़प्पा सभ्यता इसी कांस्य युग से जुड़ा हुआ था, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग हड़प्पा सभ्यता को स्वतंत्र ताम्र युग में दिखाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे कांस्य युग में ले जाकर के फिक्स कर देते हैं, लेकिन कांस्य युग को बता देते हैं कि स्वतंत्र युग है। लेकिन मैंने बताया कि ये स्वतंत्र नहीं है, तो ये चीजें आपको स्पष्ट हो गई होंगी कि कांस्य का अस्तित्व तांबे के अस्तित्व पर निर्भर है, उसके साथ टिन मिलाया जाता है। इसमें से एक भी चीज गायब होगा, कांसा गायब हो जाएगा। लेकिन तांबा एक स्वतंत्र धातु है तो यह अस्तित्व में बना रहेगा। इसीलिए कांस्य युग कुछ समय तक चला, उसके बाद फिर से हम बढ़ गए तांबे की तरफ, क्योंकि टिन की उपलब्धता कम हो गई, टिन नहीं प्राप्त हो रहा था तो कांसा को उपयोग होने लगा, उसके बाद लोहे को उपयोग होता। ये विभाजन किया था, ये त्रिविभाजन थॉमसन ने किया था कोपेनहेगन संग्रहालय के आधार पर। बस ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अभी मैं बढ़ूंगा पाषाण काल पे, फिर उसके बाद पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड करना आगे चल करके। ये कड़ी अगर आपने समझ लिया, इतिहास का ये वह कालखंड है जहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, साहित्यिक साक्ष्य नहीं मिलता। इसलिए इन्हें समझना बहुत जरूरी है आपको। और किताबों में इसको लेकर के ढेर सारे कंफ्यूजन है, ढेर सारे कंफ्यूजन। आप किताब पढ़ेंगे आपको कहीं क्लियर नहीं होगा। और यहां से मेंस में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं आपको किसी किताब में मिलेगा ही नहीं। किताबों में सिर्फ सूचना दिया जाएगा, वो क्रमबद्धता के साथ वो सूचना नहीं मिलेगी। तो क्लास आप लीजिए, क्लास की क्वालिटी आपको समझ में आएगी आगे। जब जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको लगेगा कि इस क्लास की वैल्यू क्या है और क्लास में इतिहास को लेकर के किस तरीके की चीजें ली जा रही हैं। अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो आप पूरा भारत घुमाइए, कहीं भी आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। आपको आना होगा तो हिमरोज मिल्की के पास ही आना होगा इतिहास में सेटिस्फेक्शन के लिए। ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। इतिहास में खुद को पूरी तरीके से सेटिस्फाई करना चाहते हैं, कंसेप्चुअल और फैक्चुअल, तो आपको हिमरोज मिल्की से पढ़ना ही पड़ेगा। अदरवाइज आप तथ्य रटिए घूम घूम करके, उससे इतिहास की समझ नहीं होगी। समझना है तो आपके पास एक ही विकल्प है, पूरे इंडिया में कहीं भी जाएंगे आपको यहां आना होगा, तब आप बोलेंगे कि यहां पे परफेक्टली मैं समझ पा रहा हूं। बाकी जगह आप तथ्य रटेंगे, लिख करके ढेर सारा नोट्स चले आएंगे, समझ में कुछ आने वाला नहीं। चलिए, यहां हो गया, ये चीजें क्लियर हो गया। ये 3 युग किसने विभाजित किया? पाषाण युग हो गया, प्रस्तर युग, फिर ताम्र युग, उसके बाद लौह युग। इज इट क्लियर? आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ये सारे कालखंड को आगे समझते हुए चला जाएगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे बोलते हैं प्री हिस्ट्री। कई जगह प्राग भी लिखा होता है, ध्यान रखिए, और कई जगह प्राग भी लिखा होता है, कंफ्यूजिंग है। प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक काल।
जब प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं तो इसमें दो चीजें शामिल होती हैं। एक शामिल होता है पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल, और दूसरा होता है मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल। और यह एक ऐसा कालखंड है कि जहां के लिए हमें सिर्फ जो साक्ष्य है जिस पे हमें निर्भर रहना पड़ता है वो मात्र पुरातात्विक साक्ष्य है, पुरातात्विक साक्ष्य। इस कालखंड में कोई लिपि वगैरह नहीं थी, लेखन कला का विकास ही नहीं हुआ था। कहने का मतलब कि ये ऐसा कालखंड रहा जब पूरी तरीके से ये क्या रहे, अनपढ़, जाहिल रहे, जिसे बोलते हैं निरक्षर। यह बोला जाता है कि जाहिलों की क्या वैल्यू है। इतिहास में हर उस व्यक्ति का वैल्यू है जिसने समाज को बनाने में अपनी भूमिका अदा की हो, चाहे वो जाहिल व्यक्ति हो या बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान व्यक्ति हो। यदि कोई प्रकांड विद्वान व्यक्ति अपने देश और समाज को आगे ले जाने में किसी प्रकार का योगदान नहीं देता है तो उसकी प्रकांडता और विद्वता के इतिहास में कोई गणना, कोई वैल्यू नहीं है। और यही वजह है कि जब हम एक निरक्षर नेता को चुन करके भेजते हैं कि हमारे देश और समाज को आगे लेके जाओ, तो वह नेता हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, यह जानते हुए कि यह एक निरक्षर नेता है, अंगूठा छाप नेता है। और उसी के सामने जब आप आईएएस बन जाएंगे तो आप यस सर, नो सर करते हुए खड़े रहेंगे। तो इतिहास आपकी विद्वता को नहीं देखता है, आपके द्वारा किए गए समाज और देश को आगे बढ़ाने के प्रयास को देखता है। यह ऐसा कालखंड रहा कि यहां के लोग लिपि जानते ही नहीं थे, लिखना ही नहीं जानते थे। तो जाहिर सी बात है कि लिखना नहीं जानते थे तो ये पूरी तरीके से समाज निरक्षर समाज था, अनपढ़ समाज था, जाहिल समाज था। जब हम आगे बढ़ेंगे हड़प्पा काल में तो वहां लिपि थी, लिपि वहां मिल गया था, लेकिन उनके लिपि को हम नहीं पढ़ पाए। तो हम कह सकते हैं कि हड़प्पा के लोग साक्षर थे, उनके पास अक्षर था, लिखना आता था। जब अक्षर था, लिखना आता था तो वो पढ़ते भी रहे होंगे। अब ये अलग चीज है कि आज अगर हड़प्पा काल का कोई व्यक्ति आ जाए और बोले कि हमारे इस लिपि को पढ़ के दिखाओ, और आज का आधुनिक मानव, प्रज्ञ मानव, होमोसेपियंस 21वीं सदी का मानव उस हड़प्पा लिपि को नहीं पढ़ पाएगा तो उस हड़प्पा व्यक्ति के सामने आपकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। यानी वो बोलेगा कि हम हैं साक्षर और आप हैं निरक्षर, जाहिल, जो पढ़ नहीं पा रहे। तो सापेक्षता के क्रम में देखा जाए तो हड़प्पा लिपि आज भी हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं, तो हड़प्पा वालों के नजर में आज भी 21वीं सदी का जो मनुष्य है पूरे धरती पर, पूरे विश्व में, वो जाहिल है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, जब मैं इतिहास पढ़ाता हूं तो बोलता हूं कि हड़प्पा वालों से टक्कर मत लो। 21वीं सदी में आने के बाद भी हम उनसे पीछे हैं कई मामलों में। और आज भारत में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हड़प्पा वालों की देन मानी जाती है, उनकी विरासत मानी जाती है। आगे मैं डिस्कशन करूंगा जब ये सारी क्लास लूंगा। तो ये एक ऐसा दौर रहा प्राक ऐतिहासिक, जिसे प्री हिस्ट्री इरा बोलते हैं हम लोग, प्राक ऐतिहासिक काल बोलते हैं, जहां पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक सामग्रियां उपलब्ध हैं उनके बारे में जानने के लिए। लिपि या लेखन कला का विकास ही नहीं हुआ था, पूरी तरीके से ये निरक्षर थे। और भारतीय इतिहास का, या पूरा जो इतिहास रहा है भारत के इतिहास का, ये एक बड़ा हिस्सा है। ऐसा नहीं कि कुछ ही कालखंड रहा, एक लंबा कालखंड का ये हिस्सा रहा। फिर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे प्राक इतिहास से प्रोटो हिस्ट्री की तरफ, जिसे बोला जाता है आद्य इतिहास, फिर उसके बाद हिस्ट्री। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को पहले के क्लासेस में डिस्कशन किया है, हालांकि यहाँ ये पार्ट नहीं है, लेकिन मैं डिस्कशन कर रहा हूं। प्री हिस्ट्री, इसके बाद प्रोटो हिस्ट्री, इसके बाद आते हैं हम लोग हिस्ट्री। और हिस्ट्री का सीधा सा मतलब है कि जहां पे
लेखन कला आ गया सामना, और लेखन न केवल आया बल्कि पढ़ा भी गया, और साथ ही यहाँ पे बाकी के जो साक्ष्य हैं, पुरातत्व भी मिलता है, दोनों मिलता है। हालांकि यहाँ पे ज्यादा महत्व हो जाता है लेखन कला का, पुरातत्व मात्र इसके सपोर्टिंग में होता है। प्रोटो हिस्ट्री में होता है कि यहाँ लेखन कला तो है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, जैसे कि हड़प्पा। लेखन कला तो है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। क्या आपके दिमाग में कोई प्रश्न यहां से गुजरा है? समझ पा रहे हैं? एक कालखंड और है, पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल की तो बातें कर दी गई, एक कालखंड और है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, जब नव पाषाण काल की बात करते हैं तो इसे कहां पे रखा जाएगा? पहले प्री हिस्ट्री के अंतर्गत ही पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को रखा जाता था, लेकिन नवीनतम शोधों के आधार पे अब नव पाषाण काल को भी प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत रखा जाता है। क्यों रखा जाता है मैं आगे के लेक्चर में डिस्कशन करूंगा, जब लाऊंगा तो बताऊंगा कि नव पाषाण काल भी ये प्रोटो हिस्ट्री में क्यों जाता है, जबकि पहले इस नव पाषाण काल को प्री हिस्ट्री में रखा जाता था। नवीनतम शोधों ने इस धारणा को बदल दिया है। ऐसी बहुत सारी चीजें आगे मैं डिस्कशन करूंगा जो नवीनतम शोधों के आधार पर चेंज हो गया, बदल गया है पूरा। आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना वो बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। आप पढ़ेंगे इतिहास, हिल जाएंगे अंदर से कि एक्चुअल में इतिहास को किस दिशा में, किस धारा में जाकर के समझा जाता है। तो देखिए, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब हम इस काल के अध्ययन पे आते हैं प्री हिस्ट्री, तो मैंने बताया इसके अंदर दो चीजें रखी जाती हैं, पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल रखा जाता है। और इसके अध्ययन का जो स्रोत है वो है इनके प्रस्तर के उपकरण, यानी पत्थर के उपकरण। मैंने बताया सिर्फ पुरातत्व, और पुरातत्व में भी बहुत सारी चीजें नहीं मिलती है इस कालखंड में। ध्यान रखिए, पुरातत्व में सिक्के होते हैं, बर्तन होते हैं, अभिलेख होते हैं, कई सारी चीजें होती है पुरातत्व में। लेकिन यहां पे क्या है, इनके पत्थर के उपकरण मिले हैं, ज्यादा पत्थर के उपकरण मिले हैं। तो इनका जब अध्ययन किया जाता है तो इनका अध्ययन इन्हीं उपकरणों के आधार पर किया जाता है। पत्थर के उपकरण। बहुत समय तक तो यह माना गया कि भारत में प्री हिस्ट्री से जुड़ी हुई कोई चीज ही नहीं है, यानी प्री हिस्ट्री जैसा कोई कॉन्सेप्ट यहां नहीं है। जैसे कि बताया गया कि अफ्रीका में आदि मानव, यानी मानव की शुरुआत अफ्रीका में होती है, फिर वहां से आगे बढ़ते बढ़ते वो विश्व के विभिन्न भागों में पहुंचते हैं। तो इसी कंसेप्ट माना गया कि चूंकि जो आदि मानव की बात किया जाए तो वो अफ्रीका में रहे होंगे, आसपास के क्षेत्रों में, भारत में तो आया ही नहीं होगा। लेकिन बाद के शोधों में यह पता चला कि भारत में भी आदि मानव के जीवाश्म मिलते हैं, उनके साक्ष्य चलती है कि भारत में भी पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल से जुड़े हुए उपकरण पाए गए। तब जाके भारतीय अध्ययन स्रोतों में इनको शामिल कर लिया गया। उससे पहले यह माना जाता था कि भारत में आदि मानवों के कोई साक्षी नहीं, आदि मानव के कोई ऐसे प्रमाण नहीं मिले कि भारत में आदि मानव कभी आए थे या आए रहे होंगे। लेकिन बाद में चलकर के तय हो गया कि भारतीय उपमहाद्वीप में आदि मानव पाए गए। जब पता चल गया कि भारतीय उपमहाद्वीप में आदि मानव आए, तो इस जानकारी ने भारतीय इतिहास की दिशा को ही बदल दिया। भारतीय इतिहास की जो संपूर्ण धारणा थी ना, उसको चेंज कर दिया, धारणा को बदल दिया, संपूर्ण धारणा को बदल दिया। तो यहां से बहुत सारी चीजें बदली। मैंने बताया कि शुरू में यह माना गया कि भारत में किसी आदि मानव का साक्ष्य नहीं है। बाद में चलकर के यह पता चलता है कि नहीं, आदि मानव के साक्ष्य है। कुछ जगहों से ऐसे उपकरण भी खोजे गए जो आदि मानव के द्वारा प्रयोग किया गया उपकरण माना गया। फिर यहां से एक शोध शुरू होता है कि भारत में पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल से जुड़े हुए भी स्थल हैं और बड़ी मात्रा में ये स्थल पाए गए। तो आइए देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, तो जब ये पता चल गया तो इस धारणा को लाया कौन? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। रॉबर्ट ब्रूस फूट ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मद्रास के पल्लवरम में, मद्रास के पल्लवरम से एक हस्त कुठार खोजते हैं। हस्त कुठार समझ रहे हैं ना, कुल्हाड़ी जिसे बोलते हैं, इसी को बोला जाता है हस्त कुठार। कुल्हाड़ी खोज निकाली
और ये कुल्हाड़ी ऐसा था जो आदि मानव के द्वारा यूज किया गया था, आदि मानव के द्वारा यूज किया गया था और पत्थर का बना हुआ था। जब ये खोज हो जाता है तो इसने भारतीय इतिहास की संपूर्ण धारणा को ही चेंज कर दिया। अब नए शोध होने लगे कि भारत में इनका विकास किस प्रकार से होता है। इसके अलावा आगे चल करके हस्त कुठार के अलावा पाया गया पशुओं के जीवाश्म पाए गए, जीवाश्म पाए गए इस काल के। और इस काल के जीवाश्म में भी ज्यादातर पशु के जीवाश्म थे और छिटपुट मानव जीवाश्म थे। दोनों साक्ष्य मिले, पशु और मानव। ज्यादातर जो जीवाश्म पाए गए वो पशुओं को पाए गए, अधिकांश जीवाश्म, ध्यान रखिएगा, मानव के पाए गए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल से संबंधित कई प्रकार की चीजें पाई गई। शवाधान, निवास स्थल, शवाधान और निवास स्थल बनाए जाने का साक्ष्य मिल गया जो मध्य पाषाण काल से जुड़ा हुआ था। भारतीय क्षेत्र में अभी इस सब चीजों का हमें अध्ययन करेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे जब मैं पूरा पाषाण काल एक एक अलग जो एक सेपरेट टॉपिक के रूप में पढ़ूंगा। अभी मैं अध्ययन करा रहा हूं आप लोगों के प्री हिस्ट्री का अध्ययन करते समय हमें जो अध्ययन स्रोत होंगे हमारे क्या होंगे, जो इतिहास लेखन हुआ उस पर किस प्रकार से हुआ, ये सारी चीजें मैं आज समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको। तो मैंने बताया कि जो प्री हिस्ट्री का काल है, प्राक इतिहास का काल है, इस काल में दो चीजों को शामिल किया जाता है। पहले तीन किया जाता था, दो कौन, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। नए शोधों के बाद नव पाषाण काल को इसमें निकाल दिया गया है। पहले नव पाषाण काल को भी प्री हिस्ट्री के अंतर्गत ही शामिल किया जाता था, लेकिन अब नवीनतम जो शोध हुए हैं उस नवीनतम शोध पे इतिहासकारों ने मान लिया कि नव पाषाण काल को प्री हिस्ट्री के बजाय प्रोटो हिस्ट्री में रखा जाएगा। और आज जब हम अध्ययन करते हैं नव पाषाण काल का तो वो प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत ही अध्ययन किया जाता है। क्यों किया जाता है वो मैं कारण बताऊंगा आगे जब पढ़ाऊंगा। तो प्री हिस्ट्री के तहत इनके स्रोत का अध्ययन क्या है, प्रस्तर के उपकरण यानी कि पत्थर के उपकरण इनके स्रोत हैं। पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत कई सारे स्रोत होते हैं, लेकिन यहां पे पुरातत्व के अंतर्गत जो साक्ष्य हैं जिनके आधार पे हमें इनका पूरा इतिहास लेखन करना है, इनके इतिहास को समझना है, वो है पत्थर के उपकरण है। इनके सिक्के और बाकी चीजें नहीं मिलती हैं, ध्यान रखिएगा। और मैंने बताया कि पहले यह माना जाता था कि भारत में आदि मानवों का कोई साक्ष्य नहीं है, इस वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया जाता था, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में इनका अध्ययन करके समाप्त कर दिया जाता था। लेकिन बाद में चल करके जब रावसफूट ने हस्त कुठार खोज दिया और बता दिया कि यह हस्त कुठार आदि मानव के द्वारा इस्तेमाल किया गया है, तो इसी के बाद से खोज की प्रक्रिया तेज हो जाती है। और इस क्रम में जो खोज हुआ, इसी क्रम की खोज ने भारतीय इतिहास की संपूर्ण धारणा को ही बदल दिया इस कालखंड के। और आगे चल करके जो है कि आदि मानव के जीवाश्म मिल जाते हैं, आदि मानव द्वारा जो साथ में जो पशु रहे उनके जीवाश्म मिल जाते हैं, ज्यादातर पशुओं के जीवाश्म मिलते हैं, कम जीवाश्म मिलते हैं आदि मानव के। फिर बाद में मध्य पाषाण काल से जुड़े हुए जो स्थल रहे वहां से निवासों के प्रारंभिक साक्ष्य मिल जाते हैं, शवाधान के साक्ष्य मिल जाते हैं, सराय नहर, मदहा, दोंडमा जैसा क्षेत्र जो है वहां से शवाधान के साक्ष्य मिल जाते हैं। मैंने बताया शवाधान के साक्ष्य। इसमें प्रतापगढ़ अपना जो उत्तर प्रदेश का है महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न पूछता है, जिसमें सराय नहर, उसके बाद मैदहा और दमदमा, यहां से पालतू जंगली पशुओं की हड्डियां मिलती हैं यहां से, इन जगहों से। इसके अलावा मध्य पाषाण कालीन चित्रकला का भी साक्ष्य मिल जाता है, इनसे भी इतिहास की कुछ चीजें मिलती हैं, चित्रकला का भी साक्ष्य मिल जाता है। तो प्री हिस्ट्री से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, उपकरण मध्य पाषाण काल के मिल गए, पूरा पाषाण काल के मिल गए, इनके चित्रकला भी मिल गए। आगे हम लोग देखेंगे इनकी चित्रकला की क्या विशेषता है, इनमें सौंदर्य बोध कहां तक है, और आधुनिक चित्रकला से भी तुलना करके हम लोग देखेंगे। आगे एक पूरा एक टॉपिक बनेगा, मेंस का पूरा ये टॉपिक ही है, यहां से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। अभी तो ऑप्शनल का जो महत्व है कम हो गया है थोड़ा सा। पहले ऑप्शनल का वो इंपॉर्टेंसी होती थी कि ऑप्शनल वाला बच्चा न केवल मेंस के लिए बल्कि इंटरव्यू के लिए भी फुल्ली प्रिपेयर होकर जाता था, क्योंकि जो ही पता चलता था कि इनका ऑप्शनल हिस्ट्री है तो इतिहास से अच्छा खासा प्रश्न पूछा जाता था। क्योंकि एग्जामिनर को भी पता था कि पहले जो प्रक्रिया चल रही थी कि 5 क्वेश्चन पूछे जाते थे, सेलेक्टिव क्वेश्चंस निकाल लेते थे बच्चे और उन सेलेक्टिव क्वेश्चन पे खूब मेहनत कर लेते थे।
5 में से 3 या 4 भी फंस जाता था तो होता था कि इतना काम हो गया, बाकी एक क्वेश्चन को लिख देते थे वो, और इतने में सिलेक्शन हो जाता था। तो इसीलिए इंटरव्यू में भी टारगेट किया जाता था कि सिलेक्टिव पढ़ के आया है तो बाकी चीजें, तो वो ऐसे जगहों से प्रश्न पूछते थे जो बेसिकली ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं माने जाते थे। तो होता है ना कि ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसे पढ़ ले, और पता चले कि एग्जाम में जो हम पढ़ के आए हैं वहीं से नहीं आया, जिसे हम सोच रहे थे कि इंपॉर्टेंट नहीं है वहीं से प्रश्न पूछ दिया, तो प्रिपेयर होकर जाया जाता। अभी भी इतिहास का अध्ययन आपको वैसे प्रश्न वैसे ही आ रहे, चाहे जीएस में पढ़ेंगे तो, ऑप्शनल के लिए पढ़ेंगे तो, प्रश्न की जो क्वालिटी है ना वो घूत होती जा रही। और अभी जो प्रश्न आ रहे हैं आपको लग रहा है कि आप प्रश्न ऐसे ही सिर्फ जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ के सॉल्व कर लेंगे तो नहीं कर पाएंगे, आपको आना होगा, डीप में पढ़ना ही होगा। और ये चीजें इतिहास के लिए ही लागू होती है, ये भी मैं बता दूं, बाकी विषयों के लिए लागू नहीं हो पाता, क्योंकि इतिहास में जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं पूरा का पूरा वो ऑप्शनल के साथ साथ जीएस में काम आएगा। कंप्लीट हिस्ट्री ये अलग चीज है कि बाकी जगहों पे ये कनेक्ट नहीं होगा, इतिहास में ही कनेक्ट होगा, लेकिन जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो कई जगहों से कनेक्ट करेगा, इकोनॉमी से, पॉलिटी से, कई सेक्शन से वर्ल्ड हिस्ट्री कनेक्ट करता है। लेकिन जो आप पढ़ रहे हैं वो प्री के लिए भी काम आएगा, और मेंस के लिए भी काम आएगा, ऑप्शनल के लिए भी काम आएगा, जीएस के लिए भी काम आएगा। आर्ट एंड कल्चर का भी एक बड़ा सेक्शन हम लोग देखेंगे कि प्राचीन इतिहास में कंप्लीट हो जाएगा। प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास मिलाई जाए तो आर्ट एंड कल्चर का एक बिग सेक्शन यहीं पर कवर हो जाएगा आपका। तो चलिए चित्रकला मिल गया। अब देखिए, अब यहां से जो इनके पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं उनसे क्या क्या सूचना प्राप्त होती है ना। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त सूचनाएं, देखिए, तो एक तो सूचना मिलती है कि इस काल में, लिखते जाइए, इस काल में जलवायु संबंधी परिवर्तन किस प्रकार हो रहे हैं, उनके उपकरणों से यह पता चलेगा कि जो जलवायु संबंधी परिवर्तन हो रहा है, एनवायरमेंटल जो चेंजेस हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं। और साथ ही यह भी पता चलेगा जलवायु परिवर्तन संबंधों के साथ ही कि इस परिवर्तन का लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जलवायु संबंधी जो चेंजेस हो रहे हैं वो उनके जीवन को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, अलग हो गए, उनके जो हथियार हैं वो कैसे बन रहे हैं, वो एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से धीरे धीरे चीजें बदलेंगी। शिकार उन्हें बड़ा जानवर का करना है कि छोटे जानवर का करना है, क्यों बड़े जानवर का शिकार कर रहे थे फिर बाद में छोटे जानवर की तरफ क्यों बढ़े, है ना, ये सारी चीजें हमें पता चलेगी उनके पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर। इसके अलावा उनका जो जीवन रहा कि वो शिकार करते थे एवं खाद्य संग्राहक थे, खाद्य संग्रह करते थे, शिकार एवं खाद्य संग्रह करते थे, खाद्य संग्रह करते थे। तो इस तकनीक में कैसे परिवर्तन हुआ, खाद्य संग्रह के तकनीक में परिवर्तन कैसे हुआ, तकनीक में परिवर्तन, तकनीक इन द सेंस कि पहले तो शिकार की तकनीक ये देखना होगा कि जो शिकार वो कर रहे हैं उसके लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, पत्थर के कौन से उपकरण इस्तेमाल किया जा रहा है, और उस उपकरण का प्रयोग किस चीज के शिकार करने में कर रहे हैं, बड़े जानवर के या छोटे जानवर के। उसके बाद खाद्य संग्रह का मतलब होता है कि शिकार करके लाए और उन्होंने संग्रह कर लिया कि 1-2 दिन खाएंगे। लेकिन आपको पता है कि बहुत सारी चीजें लंबे समय तक नहीं चल पाती। जैसे अगर उन्होंने जानवर मार के लाते हैं तो मांस बहुत समय तक तो चलेगा नहीं, सड़ जाएगा 1-2 दिन में, खराब हो जाएगा। तो इस तकनीक में उन्हें कुछ ना कुछ तो चेंजेस करना होगा, बदलना होगा, और जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन होगा, स्थितियां अनुकूल होती जाएंगी तो वो फिर बाद में आगे बढ़ेंगे, फिर सोचेंगे खेती कर लिया जाए, क्योंकि अनाज लंबे समय तक हमारे पास संग्रह रह सकता है, 2 साल 3 साल तक हम अनाज को संग्रह रख सकते हैं, खा सकते हैं। तो ये तकनीक में कैसे धीरे धीरे परिवर्तन हम देखते जाएंगे कि एक एक कालक्रम में किस प्रकार के परिवर्तन, और एक लिमिट तक ही परिवर्तन होगा। आपको पता है कि एक कालखंड में एक लिमिट तक ही परिवर्तन होगा, ऐसा नहीं कि परिवर्तन एक ही समय में हो जाए। हम धीरे धीरे खाद्य संग्रह की स्थिति में पहुंचते हैं, अनाज इकट्ठे करने के कंडीशन में जब हम पहुंचते हैं तो एक लंबा समय लगता है इसके लिए।
ऑन द स्पॉट नहीं हो पाता, क्योंकि वहां तक दिमाग नहीं जाता। ना इनकी परिस्थितियां ऐसी थी, ना ही जलवायु ऐसा था कि वो इस चीज के बारे में सोच सके। जैसे जैसे जलवायु चेंज होता जाएगा, जैसे जैसे परिस्थितियां अनुकूल होती जाएंगी, वैसे वैसे ये आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसके अलावा तीसरा देखेंगे हम लोग कि उपकरणों का जो बनावट है, उपकरण है जो हथियार, इनके उपकरणों के बनावट में होने वाले परिवर्तन, ये भी हम लोग देखेंगे इस क्रम, इनके अध्ययन के क्रम में, प्री हिस्ट्री के संदर्भ में, कि किस प्रकार से उपकरणों के बनावट में भी अंतर होता है। और मैंने बताया कि यह जो कालखंड है ना, भारतीय इतिहास का एक बड़ा हिस्सा है, एक बिग हिस्सा है ये। इसे कम में मत समझिए, लाखों वर्षों का इतिहास हम लोगों को पढ़ना है। सिर्फ इतना, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में लंबा हिस्सा है, लेकिन बदलाव कम नजर आ रहे हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि भारतीय इतिहास का एक कम हिस्सा, लेकिन बदलाव बिग है, बड़ा बदलाव है। कैसे बदलाव होता जाएगा, क्या रीजन है, वो सारी चीजें। अब आइए इसकी कुछ सीमाएं देख लेते हैं, लिमिट से। मेंस का सीधे सीधे एक प्रश्न है, ध्यान रखिए, प्रश्न यहां से पूछता है क्या सीमाएं हो सकती हैं। पहली सीमा है कि जब हम लोग ऐतिहासिक स्थलों का जब अध्ययन करते हैं हम लोग, तो धरती के ऊपरी सतह का ही अन्वेषण करते हैं, बहुत नीचे गहराई तक हम लोग नहीं जाते। तो पहली सीमा यह है कि जब हम लोग इनके स्थलों का अध्ययन करते हैं तो कहते हैं कि धरती के ऊपरी सतह का ही अन्वेषण होता है, ऊपरी सतह का ही अन्वेषण होता है। गहरे स्तर पर खुदाई नहीं होती, यानी इनके जब स्थलों की हम खुदाई करते हैं तो हम पाते हैं कि ऊपरी सतह कर लेते हैं, बहुत गहरे जाकर के नहीं खोद पाते। तो एक लिमिट्स तो ये होती है, और बहुत गहरे न जानने का रीजन होता है बहुत सारी चीजें हम न जान पाते हो। क्लियर है? यहां तक समझ पा रहे हैं आप लोग कि जब इन स्थलों पे हमारी खुदाई होती है, पुरातत्विक है, पुरातत्व हम लोग खोजते हैं, तो मैंने बताया था कि पुरातत्विक साक्ष्य में भी एक तो होता है लंबवत खुदाई तक तो हम लोग जाते हैं, मतलब क्षैतिज खुदाई नहीं होती। क्षैतिज खुदाई न होने की वजह से संस्कृति के जो किसी कल्चर के प्रसार को नहीं जान सकते। हालांकि यहाँ कोई अभी संस्कृति डेवलप नहीं हुई है, लेकिन स्थलों की खुदाई में हम गहराई तक नहीं जा पाते, ऊपरी सतह पर खोज करके हम निष्कर्ष निकाल देते। दूसरी चीज ये पाया गया कि जो यहाँ भारत का जो जलवायु है जिस प्रकार का, यहाँ हड्डियां वगैरह अगर बहुत लंबे समय तक पड़ी रहें तो नष्ट हो जाएंगी, जबकि इसी के विपरीत अगर हम यूरोप में जाते हैं जहां पे ठंडी जलवायु है तो वहां पे हड्डी वगैरह लंबे समय तक सुरक्षित रह सकती है। तो एक सीमा तो ये भी है कि यहाँ पे बहुत सारी हड्डियां वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीजें जो नष्ट हो गई होंगी, जो हमें मिली ही नहीं, जिससे हम कुछ और चीजों को खोज सकें। तो दूसरा चीज, जलवायु संबंधी कारण, सीमा क्या हो जाएगी, जलवायु संबंधी सीमा। मैंने बताया कि भारत की जो जलवायु है, भारत की जलवायु है ना, लंबे समय तक पुरातत्व को सुरक्षित नहीं रह सकती, लंबे समय तक जीवाश्मों को सुरक्षित नहीं रख सकती, है ना। जैसे हड्डी का जो उपकरण है, हड्डी का उन्होंने उपकरण बनाया, तो हड्डी के जो उपकरण है, ये भारत की जलवायु ऐसी है कि बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगी, नष्ट हो जाएगी। और वहीं यूरोप की जो जलवायु है, ठंडा जलवायु है, तो वहां लंबे समय तक ये सुरक्षित रख सकते हैं। तो एक तो सीमा हमारे ऊपर ये हो जाती है प्री हिस्ट्री के संदर्भ में। और तीसरी सीमा है जो आप लोगों को मैंने बताया था कि जब पुरातत्व की बात करते हैं तो पुरातत्व से हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता चल पाती, जैसे कि राजनीति, इनकी राजनीतिक और सामाजिक संरचना और साथ ही इनके विचार धारा के संदर्भ में, इनकी विचारधारा को लेकर के हमारे पास कोई सूचना नहीं मिल पाती। तो प्री हिस्ट्री के संदर्भ में पुरातत्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं, उनसे कुछ सूचनाएं हमें तो प्राप्त होती है, लेकिन उसके कुछ लिमिटेशंस है। मैंने बताया कि जलवायु भारत का एक बड़ा लिमिटेशन है, हड्डी वगैरह नष्ट हो सकता है, जबकि यूरोप की जलवायु बेस्ट है, लंबे समय तक रह सकती है। और पुरातत्विक साक्ष्य से इस कालखंड के बारे में हमें राजनीतिक
संगठन या संरचना के बारे में, सामाजिक संगठन या संरचना के बारे में पता नहीं चलता है, इनके आइडियोलॉजी विचारधारा के बारे में पता नहीं चल पाता। पता क्या चलता है यहाँ पे, तो इनके संदर्भ में बस 2-3 चीजें पता चलती है। मैंने बताया था कि एक तो पता ये चलता है कि इस काल में जलवायु संबंधी परिवर्तन के कारण इनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़ना है। शिकार और खाद्य संग्रह में जो तकनीकी परिवर्तन होता है ये हम लोगों को पता चलेगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उपकरणों के बनावट में क्या अंतर होता है ये पता चलेगा। बस इतनी चीजें हम लोगों को इस कालखंड के अध्ययन में बेसिकली फोकस करना है। और इनके भौगोलिक विवरण, भौगोलिक वितरण, चौथा पॉइंट अगर डालना हो तो इनका भौगोलिक वितरण सीधा सा मतलब कि कहाँ कहाँ पे इनके स्थल पाए गए, भौगोलिक वितरण, ये चीजें हम लोगों को पता चलना। तो ये तो हो गया हम लोगों का प्री हिस्ट्री का जो स्रोत रहा उसका हम लोगों ने विश्लेषण किया। प्राग ऐतिहासिक या प्राक ऐतिहासिक इतिहास के अध्ययन के स्रोतों का विश्लेषण हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आद्य इतिहास के अध्ययन के लिए जो स्रोत है उनका विश्लेषण कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे पूरा पाषाण काल और बाकी के कालों में। तो कैसा लगा लेक्चर आप लोग बताएंगे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।